हेलो एवरीवन, मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री की ओर से एक बार फिर आज आप लोगों के सामने हूं और मेरे साथ हमारे सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन हैं, जो कि हम सब देख रहे हैं कि ये नए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी आईपीओ की लड़ी लगी हुई है। द मोस्ट अवेटेड आईपीओ एलआईसी के बंद होने के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने 3 बढ़िया कंपनी के आईपीओस बाज़ार में आते देखे थे। इन द वेरी सेम ट्रेंड आगे हम लोग 3 और नए आईपीओ बाज़ार में आते देखेंगे। 17th में से पारादीप फॉस्फेट्स, 18th में से इथॉस और 20th में से ई मुद्रा की आईपीओस बाज़ार में ओपन होंगे सब्सक्रिप्शंस के लिए। इन आईपीओस के बारे में आज हम आपको इन डेप्थ जानकारी देंगे, जिससे कि आप इनको अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है और किस हिसाब से अप्लाई करना है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आप डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अंशुल सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जिसका आईपीओ बाज़ार में 17 मई को हिट कर रहा है, ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी हमें प्रोवाइड करें। व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ पारादीप फॉस्फेट्स? देखिए, पारादीप फॉस्फेट 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया और नॉन यूरिया प्रोडक्ट के लिए। ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो नॉन यूरिया और यूरिया डीएपी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो है उसमें इनका प्रोडक्शन है और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में कंपनी है। पारादीप उड़ीसा के अंदर इनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं और ब्रांड नेम इनका जय किसान, नवरत्न और नवरत्न स्टैंड अलोन, ये 2 इनके ब्रांड्स हैं। इनके थ्रू ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 14 स्टेट्स में 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस हैं और 468 स्टॉक पॉइंट्स हैं। 4761 डीलर हैं और 67,150 रिटेल क्लाइंट्स हैं जो लगभग 5 मिलियन फार्मर्स को सर्व करते हैं इंडिया में। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और फर्टिलाइजर स्पेस जिस हिसाब से लास्ट 1 साल में या पिछले 6 महीने में बूम किया है, एक्सपेक्टेड था कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है तो इसका आईपीओ आएगा और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजर एज ए सेक्टर अगले लगभग 5 से 7 साल आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, तो सर अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें जो बाज़ार में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनकी परफॉर्मेंस और उनके साथ इन कंपैरिजन टू पारादीप फॉस्फेट्स आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, इनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर आरसीएफ रहेगा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो हमारे टॉपिक्स में अगले 5 साल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक समवेयर अराउंड 88 में हमने रिकमेंड किया था, वहाँ से मान के चल रहे हैं कि हम 500 रुपये जाएगा। तो जब एक छोटी कंपनी में इतनी बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र स्टोरेज के मामले में इनके पास बहुत बड़ी जो स्टोरेज फैसिलिटी है। अगर इन टोटल करें तो लगभग समवेयर अराउंड 3.5 लाख मीट्रिक टन की इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, वो इनके लिए एक आउट परफॉर्मेंस का काम करेगा। और इसके अलावा छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, मद्रास केमिकल है, नेशनल फर्टिलाइज़र है, सब छोटे छोटे जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं। बड़े कॉम्पिटिटर के मामले में एक चंबल फर्टिलाइज़र आएगा, लेकिन दोनों के एरिया ऑफ ऑपरेशंस अलग हैं, तो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, एक पीयर कंपनी कह सकते हैं कॉम्पिटिटर करने की जगह। ऑलराइट सर, अगर हम लोग रेवेन्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करें तो रेवेन्यूज़ के नज़रिए से ये कितनी स्ट्रॉन्ग है एज अ कंपनी? देखिए, रेवेन्यूज़ अगर बात करें 2019 में 44,000 करोड़ के अप्रॉक्स की रेवेन्यू थी और 2020 में 42,200 करोड़ के आसपास थी। 31 मार्च 21 तक 51,800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी और पिछले 9 महीने में 31 दिसंबर तक देखें तो हमने 2021 तक के सारे साल को क्रॉस करते हुए लगभग 59,700 करोड़ की रेवेन्यू देखी है। तो ये अगेन जिसकी हम बात कर रहे थे कि पिछले 6 महीने से जो मॉडल स्टार्ट हुआ है एक ग्रोथ का फर्टिलाइजर सेक्टर में, वो अगले 5 साल कैरी ऑन रहेगा। तो यहाँ अगले 5 साल में अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हम पार करते हुए इस कंपनी में दिखेंगे। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छी स्ट्रीमलाइन ग्रोथ रहेगी। बहुत अच्छी सस्टेन्ड ग्रोथ के साथ रेवेन्यू है जो आपने एक्सप्लेन किया है। इस रेवेन्यू को अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सर अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसे ही सस्टेन फॉर्म में इंक्रीज होती दिखी है इस कंपनी के बुक्स में? देखिए, अगेंस्ट न्यू एज स्टार्टअप जो लॉस मेकिंग कंपनीज लिस्ट होती हैं उनके अगेंस्ट ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2019 में 1590 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 1932 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 2232 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले 9 महीने में इन सारे सालों की इनकम्स को क्रॉस करते हुए 3627 करोड़ का प्रॉफिट है, जो
प्रोबेबली 2022 कंप्लीट करते करते ये 4200-4300 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो एक बहुत हेल्दी प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है। ये सर, ये हेल्दी प्रॉफिट्स हैं एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ ये ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट्स, तो ये खुद में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आईपीओ की सर अगर हम लोग और इन डेप्थ एनालाइज करने की कोशिश करें तो व्हाट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ द आईपीओ, ये फंड जुटाने के लिए क्या मेन पर्पस है कंपनी का? देखिए, बोरोइंग्स को इन शॉर्ट प्रीपे करना है और जनरल जो खर्चे होते हैं उनके लिए, और एक गोवा फैसिलिटी है उसकी फाइनेंसिंग के लिए ये पैसा यूज़ होगा। तो पैसे का इस्तेमाल जो है वो सही जगह होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ रियली ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू सर। In short, we can easily assume from your inputs that it is a must subscribe IPO, और ये ओपन होते ही हमें सब्सक्रिप्शंस इसमें अपने अप्लाई कर देनी चाहिए एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट। देखिए, 1500 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू है, तो ये कंपनी के लिए सीधा सीधा कंपनी के अकाउंट्स में जाएगा और एक्सपेंशन के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एक फर्म फुटिंग रहेगी मार्केट के अंदर। और 497 करोड़ का ओएफएस है, तो बट नेचुरल है कि 4000 करोड़ की प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, तो एक अच्छे ग्रोथ फेज पे है। तो अगर प्रोमोटर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मस्ट सब्सक्राइब रहेगा, और मस्ट सब्सक्राइब के अलावा 5 से 7 साल अगर इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिखेगा। सो मूविंग अहेड टू द सेकंड आईपीओ विच इज़ इथॉस लिमिटेड। ये एक लग्जरी प्रीमियम वॉच रिटेलर हैं और इनका आईपीओ प्राइमरी मार्केट को 18 मई से हिट कर रहा है, विच वुड बी ओपनिंग फॉर सब्सक्रिप्शंस। सो अब सर अगर हम लोग इथॉस लिमिटेड के बारे में आपकी राय लेना चाहें, आपसे समझना चाहें, तो आप इसके बारे में हमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल ऑफ इथॉस लिमिटेड? देखिए, पिछले 5 साल में अगर देखें तो लग्जरी की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखी थी। उसमें एक कंपनी ये भी है जो लार्जेस्ट लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस के रिटेलर हैं। इनके पास लगभग 50 प्रीमियम ब्रांड्स हैं। अगर एक बड़े फेमस ब्रांड की बात करूं जिसकी वॉच मैं भी पहनता हूं, टिसॉट इनके पास है, ओमेगा है, इसके अलावा इनके पास बुल्गारी, इस तरीके के 50 प्रीमियम ब्रांड्स हैं। लगभग 50 रिटेल फिजिकल स्टोर्स हैं 17 सिटी में, और 7000 डिफरेंट प्रीमियम वॉचेस और 30,000 वॉच के आसपास का इनके पास हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम स्टोर में माल रहता है। तो कभी भी इस तरह की शॉर्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी जो ऑफ लेट प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ से देखने मिली थी। तो यहाँ पे अगर डिमांड काफ़ी तेज़ी से आती है तो सप्लाई पूरी करने के लिए इनके पास स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में रहता है। दिस इज़ रियली गुड टू नो सर। प्रीमियम ब्रांड्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का आज के दिन में क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखा है। और अगर हम लोग इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो वुड यू बी कंसिडरिंग टाइटन एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर देम? देखिए, टाइटन भी अब कुछ हद तक लग्जरी वॉचेस में आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जिस हिसाब के ब्रांड्स इनके पास हैं ये कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा कि टाइटन इनके कंपटीशन में है। हालांकि धीरे धीरे कंपटीशन डेवलप हो रहा है, बट एक वाइड वैरायटी इनके पास है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इनका एक ही कॉम्पिटिटर ही है, वो ये खुद ही है कि अगर ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंड नहीं करते हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे मार्केट में आना स्टार्ट होंगे। एंड आई एम श्योर आईपीओ के प्रोसीड्स जो हैं वो एक्सपेंशन के लिए ही यूज़ होंगे। ऑलराइट, तो सर अगर हम लोग इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और इनके रेवेन्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें, कारण कि इनके फिजिकल शोरूम्स बहुत हैं और पिछले 2 साल में कोविड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं फिजिकल प्रेजेंस वाले शोरूम्स के ऊपर, तो इनके रेवेन्यू पिछले समय में कैसे देखे गए हैं? देखिए, कोविड के बाद भी इनकी रेवेन्यूज़ डाउन नहीं हुई थी। 2019 में 44,500 करोड़ की रेवेन्यूज़ थी, 2020 में 46,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, 2021 जो कोविड पीरियड हिट किया था उसमें 40,314 करोड़ की थी, और पिछले 9 महीने की अगर बात करें 31 दिसंबर 2021 तक की तो 43,000 करोड़ की रेवेन्यू है। तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू मेंटेन है कोविड लॉकडाउन्स के बाद भी। एक्सपेक्टेशन ये रहती कि अगर ये सारी चीज़ें फुल फ्लेज चलती तो रेवेन्यू समवेयर अराउंड 55-60,000 क्रॉस कर जानी चाहिए थी, बट नॉनदलेस 4 साल में अगर स्टैग्नेंट रेवेन्यू भी है तो भी कंपनी अच्छी अपनी ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो ग्रोथ की तरफ है। इंडीड सर, यूजुअली इट इज़ वेरी कॉमनली नोन कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में मार्जिन बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम लोग रेवेन्यू के कंपैरिजन में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको इनके बुक्स में क्या नज़र आता है सर? देखिए, 2019 में 988 करोड़ की प्रॉफिट थी, 2020 में 133 करोड़ का लॉस था, लेकिन वो अगेन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कोरोना पीरियड की वजह से हिट हुआ था। अगेन बाउंस बैक 2021 में बहुत तेज़ी से इन्होंने किया था,
578 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कुछ हद तक कोरोना की वजह से हिट थे। बट पिछले 9 महीने की अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1600 करोड़ का प्रॉफिट है, जो ईयर एंड होते होते मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 2000 करोड़ के आसपास होंगे। तो 2020-21 की हिट को पूरी तरह से क्लीन करते हुए 2022 का जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे। All right. So the company is going good, and what is your view that what has been the main focus for planning of this IPO? क्या रीज़न है इस IPO को स्पेसिफिकली प्लान करने का इस समय? देखिए, जो इनकी बोरोइंग्स हैं उनको मोस्ट लाइकली पूरी तरीके से अपनी बोरोइंग्स को जो है वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए भी ये पैसे का उपयोग होगा और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। So easily we can assume the company has maintained its strategic growth, और इसको व्यू में रखते हुए हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि we should be applying for this IPO and this can give us some listing gains. देखिए, टोटल इशू जो है 472 करोड़ का है, जिसमें से 375 करोड़ जो है ये फ्रेश इशू है, जो पूरा कंपनी के पास पैसा जाएगा। और जैसा हमने डिस्कस किया कि बोरोइंग्स को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद वर्किंग कैपिटल को फंड करेंगे, तो ये पूरा पैसा जो कंपनी के पास जाएगा, केवल 97 करोड़ का OFS है, जो अगेन मेरे ख्याल से कोई छोटा जो नेसेंट स्टेज पे इन्वेस्टर जुड़ा होगा वो निकलने की कोशिश कर रहा होगा। बाकी प्रमोटर्स की तरफ से कोई हेवी सेलिंग नहीं है, तो ये इसको मस्ट सब्सक्राइब के कैटेगरी में रखना चाहिए। और ये भी जिस हिसाब से लग्जरी ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, मैं 5 से 7 साल के लिए इसको आराम से होल्ड करने की सलाह दूंगा। Okay, so moving on to the next IPO which will be hitting the market from 20th of May. ये IPO है E-मुद्रा लिमिटेड का। E-मुद्रा लिमिटेड एग्जैक्टली क्या करती है अंशुल सर, आप हम लोग को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बड़ी इनमें ग्रोथ आई थी जब हमने लॉकडाउन हिट किए थे, जहाँ पे सिग्नेचर फिजिकली करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर और ऑफ लेट बहुत सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर पे ही, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड हो या अदर फील्ड हो, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखें। इसके अलावा इस कंपनी ने एक काम और करती है, जो अगर आप ब्राउज करते हैं तो जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं सामने लिखा होता है HTTPS, ये सिक्योर्ड वेबसाइट है और उनके सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशंस इशू होते हैं, वो ये इकलौती कंपनी है इंडिया में जिसको ग्लोबल मेजर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, एप्पल या एडोब जैसे, जो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इनके पास एक बड़ा मार्केट ओपन अप होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इकलौते रिकॉग्नाइज प्लेयर हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास है। 88,457 चैनल पार्टनर्स हैं जो पूरे इंडिया में स्प्रेड हैं। इसके अलावा 36,233 रिटेल कस्टमर्स हैं और 563 एंटरप्राइजेस को ये सर्विस देते हैं अपनी, जिसमें ईयर ऑन ईयर मान के चलिए कि 20 से 22% की ग्रोथ होती रहेगी। और हम एक 22% 25% की अगर एवरेज ग्रोथ 3 साल में होती है तो हम मान के चलते हैं। और जनरली पीछे देखा गया है कि शेयर बहुत आराम से डबल और ट्रिपल होते हैं ऐसे शेयर, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बाकी कोई इशू नहीं रहते हैं। तो आइडियल कंडीशंस में 25% की ग्रोथ अगर रहती है तो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा एक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, उसी कैटेगरी का ये शेयर है। राइट, तो डिजिटल सेक्टर की एक ही कंपनी होने के साथ साथ इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं। अगर सर इसको हम इंडियन मार्केट के स्पेस में इनके कॉम्पिटिटर्स को सर्च करें तो विल वी बी फाइंडिंग एनी कॉम्पिटिटर्स जिनका बिजनेस मॉडल इनसे मैच करता है और वो ऑलरेडी बाजार में हैं? देखिए, छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स जरूर रहेंगे मार्केट में, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये है कि ये ग्लोबल जो मेजर्स हैं उनसे रिकॉग्नाइज्ड इकलौती कंपनी इंडिया में। तो एक कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इनके पास नहीं है और एक बड़ा मार्केट स्पेस इनके लिए कवर करने के लिए है अगले 3 साल में। तो अगर इसी एग्रेसिवनेस से कंपनी काम करती रहती है तो लगभग मोर देन 50-55% ऑफ द मार्केट शेयर इनके पास एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बना रहेगा। सो सर इनके रेवेन्यूज़ के बारे में आप हमें ज़रा कुछ समझाएंगे, हाउ डू दे अर्न एंड हाउ हैव दे ग्रोन ऑन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू? देखिए, रेवेन्यूज़ थोड़ी सी स्टैगनेंट है, उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए थी। 2019 में देखें तो 1000 करोड़ की रेवेन्यू रही है, 2020 में 1167 करोड़ की रही है, 2021 में 1324 करोड़ की रही है और पिछले 9 महीने में हमने 2021 की रेवेन्यूज़ को मिरर करते देखा है। 1384 करोड़ की है, जो लगभग 1600 करोड़ के आसपास होगी ईयर एंड करते करते। तो 2022 के जो साल में है, यहाँ पे एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो प्रोबेबली अगले 2-3 साल में ये समवेयर अराउंड 2500 से 2800 करोड़ के बीच में आनी चाहिए। एंड सर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आपका क्या इनपुट्स होगा? हाउ हैव दे ग्रोन इन रिगार्ड्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी? देखिए, रेवेन्यू के अनुपात में प्रॉफिट भी ग्रो होती हुई दिखी है। 2019 में 174 करोड़ की थी, जो 2020 में बढ़ के 184 करोड़ की हुई।
2021 में 253 करोड़ थी और पिछले 9 महीने में 31 दिसंबर 2021 तक ये 303 करोड़ है, जो बढ़ के 380-390 करोड़ के आसपास ख़त्म होनी चाहिए 2022 में। तो काफ़ी अच्छा करंट ईयर रहा है, जो काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ से हम मान सकते हैं कि ये जे कर्व की शुरुआत हो सकती है। तो अगर ये इस तरीके की रेवेन्यूज़ ग्रो करते रहते हैं तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और इन शॉर्ट आज की जो तीनों आईपीओज हमने डिस्कस किए हैं, इसमें से एक भी आईपीओ लॉस मेकिंग नहीं है। तो ये तीनों कंपनीज अगर अपनी ग्रोथ को इसी लेवल पे भी सस्टेन करने लगती हैं तो बहुत आराम से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में आपके होने चाहिए। ऑलराइट, सो इनके आईपीओ ले आने का क्या व्यू है सर? व्हाट हैज़ बीन द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये आईपीओस प्लान कर रहे हैं? देखिए, इनका भी वही जो रीज़न है लाने का, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी है। जो बोरोइंग्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको प्री पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो वर्किंग कैपिटल के लिए उपयोग में आना स्टार्ट होगा। और इतनी ज़्यादा इनको पैसे की ऐसी ज़रूरत है नहीं, केवल अगर जो लोन्स है वो प्रीपे कर देते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बचने लगेगा, वो बॉटम लाइन में प्रॉफिट की तरह दिखने लगेगा। ऑल राइट, सो ओवरऑल सर वी कैन इजीली प्रिज्यूम फ्रॉम ऑल योर इनपुट्स कि ये जो तीनों आईपीओज बाजार में हिट हो रहे हैं फ्रॉम 17th of May, 18th of May एंड 20th of May, ये तीनों आईपीओज आर श्योरली इन अ मस्ट सब्सक्राइब कैटेगरी फॉर अस। एंड इन आईपीओज को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में अलॉटमेंट होने पे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड बी थैंकिंग यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स, और हम अपने सारे व्यूअर्स का बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस वीडियो को सुना समझा। आप आईपीओ को अप्लाई करने के लिए हमारी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन श्री वराही से जाके अप्लाई कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट lakshmishree.com पे विज़िट करके अप्लाई आईपीओ के बटन को क्लिक करके वहाँ से अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।